हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 8 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 11। इससे पहले ऑलरेडी हमने 10 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है वो किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन है सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं लोहे से, या फिर निकिल एवं एल्यूमिनियम से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो जिसको सही आंसर है वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि निकेल और लोहे से बना होता है सबसे आंतरिक परत। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे जो परत बनी होती है इसमें से एक मैं चीज़ बता देता हूँ जो अक्सर पूछा जाता है। एक होता है आपका निफे, एक होता है आपका सीमा, और एक होता है आपका सियाल। ठीक है, क्रम से याद रखिएगा, ये क्रोड का है, इसके ऊपर वाला प्रॉपर्टी का है, और ये उसके ऊपर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, निकेल निफे जो है आपका वो होता है एन आई से क्या होता है आपका निकेल, और एफ इस होता है फेरस, फेरस मतलब आयरन। ठीक है, इस बार देखेंगे आपकी एस आई से होता है सीमा और सिलिका, और एम एस होता है मैग्नीशियम। ठीक है, और सियाल क्या है, तो एस आई से सिलिका हो गया, और ए एल से क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो कभी कभी आपका इसके बारे में पूछ भी लेता है कि सीमा क्या है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि आपका यहाँ पे जो सीमा है तो एस आई से होता है सिलिका, और एम एस होता है मैग्नीशियम, जबकि इस एस आई से हो जाएगा आपका सिलिका, और ए एल से हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये क्रम याद रखेंगे, क्रम ही सही लगा दी है मैंने। सबसे नीचे ये, उसके बाद का प्रॉपर्टी में ये देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसे याद रखिएगा कि जो आंतरिक जो होता है, आंतरिक जो परत है वो दो भागों में बटा होता है। जैसे इस तरीके से मान लें अनुप्रस्थ काट कुछ इस तरीके से होगा, तो एक ये देखने को मिलेगा और एक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। ये देखेंगे, ये ठोस वाले पार्ट है और ये लिक्विड पार्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो मेटल होता है। ठीक है, ऊपर का पार्ट क्या होता है, मेटल, और उसके ऊपर का जो भाग होता है वो क्रस्ट होता है। इस पिक्चर को देख लीजिए आप। इस जब पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। इसके ऊपर वाला जो होता है वो लिक्विड होता है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्रोड ही का ही भाग है, लेकिन क्रोड को दो भागों में बांटा जाता है, एक आउटर और एक इनर। ठीक है, मेटल को भी दो भागों में से बांटते हैं, एक इनर और एक आउटर। ठीक है, और सबसे ऊपर वाले जो प्रॉपर्टी उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेटल जो बना होता है वो किसका बना होता है, ये बना होता है आपका सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, जबकि कोर जो होता है, क्रोड जो होता है वो बना होता है आपका निफेक से, यानी कि आपका हो जाएगा निकिल और इधर फेरस। ठीक है, फेरस मतलब आयरन, लोहा। ठीक है, और सबसे ऊपर का जो प्रॉपर्टी वो बना है आपका सियाल। ठीक है, सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है किसकी, निकिल और लोहे से बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सुनामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है, सुनामी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है तटीय क्षेत्र में, तो तटीय क्षेत्र में सुनामी ही तो ज़्यादा उसको तबाही मचा सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जा सकता, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ देखेंगे कि पहले देखते हैं कि नहीं को हटाते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन माना जा सकता है। तो हम देखते हैं पेट्रोलियम को मान सकते हैं, कोयला को मान सकते हैं, प्राकृतिक गैस को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 5, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं। तो देखिए, कहता है कि जीवाश्म ईंधन का मतलब है कि उनकी आपूर्ति सीमित है, आपूर्ति सीमित है, और वे अंततः क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन लाखों वर्ष पहले पौधों और जानवरों के अपघटन से बने हैं, इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है।
कहता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है, क्या कारण है? सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका नहीं होता है, या फिर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका नहीं होता है, या फिर सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूरज की ओर होता है। उपयुक्त में से एक अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, यहाँ सीधी होगा। ठीक है, सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका हुआ नहीं होता है। इसलिए देखेंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस पिक्चर को देख लें आप। यहाँ पे देखेंगे कि 21 मार्च दिख रहा होगा और यहाँ पे 23 सितंबर, ये शरद विषुव है और ये वसंत विषुव है। यहाँ पे देखेंगे कि दिन रात की अवधि समान होती है और यहाँ भी देखेंगे कि दिन रात की अवधि जो होती है वो समान होती है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे कि 22 सितंबर का जो होता है वो दिन सबसे छोटा होता है, रात सबसे बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे 21 जून को देखेंगे कि दिन बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? 6 या उससे अधिक, 5 से अधिक या 7 से अधिक या उपयुक्त में से 1 से अधिक? तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 6 या 6 से अधिक ही अगर ये हो तो ये क्या होती हैं? ये गिरने लगती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि 6 या 6 से अधिक होता है तो रिएक्टर स्केल की जो अगर तीव्रता अगर 6 या 6 से अधिक है तो वो दीवारें वगैरह वस्तु वगैरह गिरने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेजरमेंट मैंने दिया हुआ है, इसको देखें आप। अगर थोड़ा सा अगर क्वालिटी बढ़िया कर लें, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है तो थोड़ा हो सकता नहीं दिखे आपको, बट देखें यहाँ से देखेंगे कि इस पॉइंट को पकड़िए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 और 6.9, मतलब कि 6 और 7 के बीच में अगर ये होता है तो देखिए लिखा है कि कमज़ोर, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, कमज़ोर इमारतें जो होती हैं वो नुकसान संभव हो जाता है, यानी कि वहाँ से वो उसका थोड़ा सा वो नुकसान होना शुरू हो जाता है ना। तो वही चीज़ हुआ, वस्तु गिरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर 7 और 8 के बीच में अगर यदि है तो क्या होगा? देखिए यहीं पर क्या हुआ था कि जो भुज में इतनी ही तीव्रता का भूकंप आया था, है ना, जो बहुत तीव्र था तो बहुत क्षति पहुँचाया था। ठीक है, और अगर ये 8 और 9 के बीच में है तो बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है, और अगर ये 9 और 9.9 यानी 9 और 10 के बीच में है तो पृथ्वी पर आ सकती है तबाही, और अगर ये 10 प्लस रह गया तो फिर हम लोग इसका कल्पना भी नहीं कर सकते विनाश का कि कितना डेंजरस हो सकता है, कल्पना करना ही मुश्किल है। और बाकी अगर 0 से 1 पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि सिर्फ सिस्मोग्राफर ही इसको दर्ज किया जाता है, यानी सिर्फ सिस्मोग्राफर ही बताता है वो कि हाँ भूकंप का आया था झटका, और ये तो नॉर्मली आता ही रहता है हर जगह लगभग जो संवेदनशील जहाँ पर एरिया होता है, तो ये वो सिर्फ और सिर्फ सिस्मोग्राफ में ही पता चल पाता है। और 2 और 2.9 का जो होता है तो सिर्फ एहसास होता है लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं होता है। और 3 और 4 के बीच में है तो नज़दीक से किसी भारी वाहन गुजरने का लगता है, एहसास हो रहा है कि हाँ कुछ मतलब सामने से कुछ पार हुआ, इस तरीके से महसूस होगा सिर्फ। और 4 और 5 होगा तो दीवार पर जो टंगी तस्वीरें हैं गिर सकती हैं 4 और 5 के बीच में। ठीक है, तो वही सब ध्यान में रखना है आपको। दीवार में आ सकती हैं दरारें अगर 5 और 6 के बीच में है तो। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण का कार्य का परिणाम है? निक्षेपण मतलब होता क्या है? निक्षेपण का मतलब होता है कि जब नदियाँ अपने साथ बहुत सारे गाद लेके चलती हैं, जाके जमा कर देती हैं, और प्लेन एरिया में, ढलान एरिया का जहाँ पे होता है, जा करके बहुत सारे गाद लगे छोड़ दिया जाता है, तो वो एरिया को क्या कहा जाता है? निक्षेपण का कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, इसका परिणाम क्या है? विसर्प, बाढ़ग्रस्त मैदान या चाप झील। तो देखेंगे कि जो बाढ़ वाला जो है, यानी कि निक्षेपण में जो कार्य होता है वो किसके माध्यम से हो सकता है? वो हो सकता है बाढ़ का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही है, यानी कि बाढ़ग्रस्त मैदान में ही निक्षेपण कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पे विसर्प और चाप झील नहीं होगा। विसर्प देखिए, विसर्प होता है क्या? विसर्प मतलब होता है सर्प की तरह जो नदियाँ चलती हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इस आकृति में
यहाँ पे देखेंगे ये वाला आकृति है ना, ये विसर्प की तरफ चल रही हैं, तो इसमें लोग क्या बोलेंगे, विसर्प नदियाँ, ठीक है। और इसी में कभी पूछा जाता है कि चाप झील क्या है, ठीक है, चाप झील क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे चाप झील बोला जाए या फिर गोखुर झील बोला जाए, ठीक है, चाप झील या गोखुर झील, या फिर इसको एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम जो है वो है आपका, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, हाँ ये बोलते हैं इसको छाड़न झील, चाप छाड़न झील, ठीक है। तो चाप झील को ही गोखुर झील कह सकते हैं, छाड़न झील भी कह सकते हैं। तो ये निर्माण होता कैसे है, देखिए जब नदियाँ कुछ इस तरीके से जब चलती है ना, जैसे ऐसे करके जब चलती हैं विसर्प की तरह, तो कभी कभी क्या होगा कि जैसे यहाँ पर देखिए इस आकृति में देख लीजिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नदियाँ पहले कभी इस तरीके से जा रही थी, ऐसे इसका रास्ता कभी रहा होगा, ऐसे जा रही थी। अब ये क्या किया कि शॉर्टकट अब रास्ता अपना लिया इधर से ही, तो ये नदियाँ यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एक तरह से झील बन गया। और देखने में जैसे लगता है जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे लगता है गोखुर का झील, यानी कि गाय का जो पैर है कुछ उस तरीके का है, यहाँ भी देखेंगे है ना, तो बहुत सारी जगह पर देखेंगे। तो ये किसका निर्माण है, ये कह सकते हैं कि ये गोखुर झील, इसी को बोला जाता है। जिस तरीके से नदियाँ जब कोई झील बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे। नेक्स्ट है 7 नंबर, बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। तो यहाँ पे समझने वाले पॉइंट क्या है, जल डमरू, डमरू मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है डमरू, कुछ इस तरीके से होता है ना, ठीक है, कुछ इस तरीके से डमरू होता है, ठीक है। तो डमरू कुछ इधर मान लेते हैं, ये सब इधर पानी है, इधर भी पानी है, और ये छोटा संकीर्ण भाग जब कोई दो बड़े झीलों को, दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ने का काम करता है, तो उसी को बोला जाता है डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, ठीक है। तो ये संकीर्ण भाग जो जोड़ता है वो कौन ऐसा है जो जोड़ रहा होता है, उसका नाम, और ये इस दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये वाला संकीर्ण पट्टी कोई कर रहा होगा, है ना। तो ये आपको समझना है डमरू की तरह ही होता है, ठीक है। अब इसी में देखेंगे कभी कभी अब कि यहाँ पे भी क्या है, ये वाटर है, ये वाटर है, इधर क्या है, इधर ये आपका हो जाएगा, इधर भूमि हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इधर जल हो गया, इधर क्या हो गया, इधर इधर भी हो गया आपका जल हो गया। फिर से मैं समझाता हूँ इसको, अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। अच्छा मैं इस आकृति में समझा देता हूँ, मैं यहाँ देखिए, अभी आप यहाँ पे देखेंगे इस आकृति में कि यहाँ पे क्या है, ये वाला एरिया इधर क्या है, जल है, ठीक है, और इधर क्या है, ये भूमि है। अब की बार ऐसा हो जाए, ये अगर इस तरह का केस है जो फिलहाल में दिख रहा है, वो आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो स्थिति है क्या है, जल डमरू मध्य क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि ये इस तरीके से कुछ जल डमरू मध्य की तरह जो है, डमरू की तरह ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जल डमरू मध्य है। और जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, इधर इधर मान लीजिए कि स्थल है और इधर ये पानी है। तो ये देखेंगे कि ये दोनों वाटर बॉडी को, अब तो वाटर हो गया, अब स्थल है रहा नहीं, मान लेते हैं कि अब क्या रह गया, यहाँ पे दोनों जगह पर क्या है, ये दोनों जगह पर है जल हो गया। अब इधर देखेंगे ये स्थल है, तो ये स्थल ही अब क्या करे, जल डमरू मध्य की तरह, तो जल डमरू मध्य नहीं रह गया, अभी क्या हुआ, स्थल हो गया ये, तो इसको क्या बोलेंगे, स्थल डमरू मध्य कह देंगे। बस ये दोनों का जस्ट अपोजिट होता है, जल डमरू मध्य और ये जल डमरू मध्य, तो ध्यान रखना आपको। तो यहीं पर लिखा कि पूछा गया आपसे सवाल कि बेरिंग जल डमरू मध्य है ना, पानी को संकरा भाग है जो जोड़ता है। तो ये बेरिंग किसको जोड़ता है, ये आपको बताना है, सिंपल सवाल यही है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, उपयुक्त में से अधिक होगा या में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पर आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है। अब यहाँ देखें दोनों जो वाटर बॉडी है, दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि ये बेरिंग स्टेट यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो ये बेरिंग स्टेट जो है, बेरिंग जो जल संधि है वो आर्कटिक ओशियन को और प्रशांत महासागर को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ये संकीर्ण पट्टी यहाँ पे, ठीक है। आई चीज़ अगर यहाँ पर रहता, ये स्थल रहता और इधर जल रहता, तो इसको क्या बोलते हैं, स्थल जल, स्थल डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ रहा है, बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये फिगर को आप ध्यान में रखेंगे कि ऊपर में आर्कटिक ओशियन था, नीचे पैसिफिक ओशियन था, और बीच में यहाँ पर देखने को मिला था हमको बेरिंग जल संधि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका
विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उपरोक्त में से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए, देखिए पिसीकल्चर। पिसीकल्चर होता है जहाँ पे मछली पालन बहुत बड़े मात्रा में किया जाता है। विटीकल्चर जहाँ पे अंगूर की खेती की जाती है। हॉर्टिकल्चर जहाँ बागवानी की खेती की जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिसीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं मत्स्य पालन का खेती। मत्स्य पालन का मतलब कि क्या करते हैं? खेती करते हैं, खेती नहीं कर सकते, मतलब उत्पादन करते हैं, है ना। और विटीकल्चर क्या हो जाएगा? विटीकल्चर मैंने बताया कि अंगूर की खेती की जाती है यहाँ पे। और हॉर्टिकल्चर में किसका खेती की जाता है? बागवानी की। ठीक है। सेरीकल्चर भी आता है एक, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर में देखेंगे आप कि रेशम की खेती की जाती है, रेशम का उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा। सेरीकल्चर संबंध किससे है? रेशम से है। ठीक है। अगर आपको कहीं देखने को मिले फ्लोरिकल्चर, थोड़ा सा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी, तो नाम से पता चल रहा है ना, फ्लो मतलब फूल। तो फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जब बागवानी को जो उसकी खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये फूलों से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन से अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? स्टेपी, या फिर पंपास, या फिर प्रेरीज, या उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसको आप सही से बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप मैप पर अगर देशों का पहचानना सीखे हैं या सीखे रहे होंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पे देखिए कौन सा घास देखने को मिल रहा है? प्रेरी घास देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, अच्छा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 मैं कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेरीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी यहाँ पे आप जूम में थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सा घास कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? आकार, दिशा या प्रतीक, या उपयुक्त से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखें यहाँ पूछा है कि नहीं होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रतीक का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। बाकी आकार जरूरी है, दिशा जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? बताना आपको इसमें से कि कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। सवाना, पंपास, डाउन्स, या उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना आपको कि घास जनरली 2 तरह के देखने को मिलता है, एक उष्णकटिबंधीय और एक शीतकटिबंधीय। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सवाना है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जबकि ये पंपास और डाउन्स जो है वो कहाँ देखने को मिलेंगे? शीतकटिबंधीय में। ठीक है, और डाउन्स कहाँ का है? तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जबकि पंपास को देखने को मिलेगा आपको अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना। ठीक है, डॉन्स बता दिया। सवाना आपका हो गया। अच्छा सवाना नहीं बताया, सवाना को देख लीजिए। सवाना देखने को मिलेगा आपको अफ्रीका में। ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। बाकी अर्जेंटीना वाला जो है ऑस्ट्रेलिया के, ये दोनों कौन सी हैं? ये दोनों घास हैं शीतकटिबंधीय। एक अफ्रीका में याद रखिएगा, और है यहाँ पे, एक और है वेल्ड है। वेल्ड नाम का भी घास यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, और कभी कभी देखने को पूछ लिया जाता है स्टेपी के बारे में भी। तो स्टेपी आपको जनरली यूरोप में देखने को मिलेगा, यूरोप वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये पॉइंट इतना आपको याद रखना था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातीय समूह में कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? आपको बताना है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। गौंड, भोटिया, माला, एरुल और भील, या फिर उपयुक्त से अधिक हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा भोटिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी देख लीजिए कहाँ कहाँ है। जैसे कि भील आपको देखने को कहाँ मिलेगा? भील आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। ठीक है, बाकी गौंड कहाँ देखने को मिलेगा, बता सकते हैं कोई? तो ये गौंड देखने को मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश, ठीक है। और भोटिया तो मैंने बता दिया कि उत्तराखंड में है, जबकि माला एरुलर जो आप तो नाम से पता बता सकते हैं कहाँ पे देखने को मिलेगा ये ज़्यादा संकेंद्रित हैं ये केरल में। कहाँ पे? केरल में। अगर पूछा जाए मुंडा जनजाति कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा झारखंड में, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया आपसे कि भौगोलिक सूचना, क्या पूछा गया है, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा कि भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं। हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं भौगोलिक सूचना का स्रोत है, पढ़ के चल देते हैं, ठीक है। तो देखिए, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है पुराना नक्शा, या फिर प्राचीन महाकाव्य, या चंद्रमा से प्राप्त चट्टान और सामग्री के नमूने, या उपयुक्त से अधिक, या फिर उपयुक्त से कोई नहीं। तो ये सूचना का स्रोत जो नहीं है वो इसमें जो होगा, आप कमेंट करते रहिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि सर हर क्वेश्चन का आप कमेंट कीजिए। आपको कमेंट करना इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि कमेंट करेंगे तो आंसर जवाब देंगे, गलत होगा तो जब गलत चीज़ें होती है ना तो फिर वो भूलते नहीं, कह रहे मैंने यहाँ पर गलत किया था, इसीलिए कमेंट करने बोलता हूँ। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमा से प्राप्त चट्टान और सामग्री के नमूने जो है वो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। आप कहेंगे क्यों सर, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप, कैसे, ये भी तो भौगोलिक सूचना है, इसे आप प्राप्त तो कर ही सकते हैं। लेकिन देखिए, भौगोलिक जो सूचना होता है ना, भौगोलिक मतलब हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ना कि चंद्रमा के बारे में। हम पूरे अंतरिक्ष के बारे में बात यहाँ तो नहीं कर रहे हैं। भौगोलिक मतलब होता है कि अपना ही पृथ्वी के बारे में, वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, स्रोत वहाँ से जानकारी लेना, ठीक है। तो यहाँ चंद्रमा से प्राप्त करें तो ये तो कहीं और ग्रह की बात हो रही है, कहीं और उपग्रह की बात हो रही है। हम भौगोलिक मतलब होता है अपना ही भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अपनी पृथ्वी के जो भूगोल है उसका जानकारी प्राप्त करना। तो पुराने नक्शे से प्राप्त कर सकते हैं, प्राचीन महाकाव्य से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा से प्राप्त चट्टान और सामग्री का नमूना ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन जो आप शायद बहुतों में गलती किए होंगे, और जो किए होंगे उसके लिए मेरी तरफ से थम्सअप है कि चंद्रमा से प्राप्त चट्टान और सामग्री के नमूने यहाँ से इस भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। लेकिन आपको इससे पहले जानना जरूरी था कि भौगोलिक सूचना होता क्या है। अगर भौगोलिक सूचना अगर नहीं पता होता तो इसका आंसर भी आपका भी गलत हुआ होगा। अगर ये भौगोलिक सूचना पता कि होता क्या है एक्चुअली में, तो निश्चित तौर पर आपको ये सवाल का जवाब सही हुआ होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, ठीक है, सही है पूछा गया है, ये आपको बताना है। तो चलिए फिर बताइए कौन सा होगा। मध्य अमेरिका झूमिंग, इंडोनेशिया मलेशिया लद्दाख, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य पोमाडाबी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए कमेंट कीजिए, अगर जानते हैं इसका आंसर तो बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिलान सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही मिलान किया गया है। इंडोनेशिया और मलेशिया में जो एक घास का मैदान है ना, ये घास का मैदान है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लद्दाख बोलते हैं। सॉरी, घास का मैदान नहीं है, एक जो होता है ना कल्ची, ये झूम खेती, वो एक प्रकार है इसका। झूम खेती बोल ले या फिर स्थानांतरण कृषि जो बोल लेते हैं, वो अलग ही कृषि है ना, ये है। तो इंडोनेशिया मलेशिया में झूम खेती को क्या बोला जाता है, लद्दाख कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है। जबकि मध्य अमेरिका में झूमिंग नहीं बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, कई बार मैंने बताया है, मिल्पा। यहाँ झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बाकी इंडोनेशिया मलेशिया तो दोनों याद रखिएगा, पहले हमने बताया था मलेशिया, लेकिन याद रखिएगा इंडोनेशिया में भी इसको हम लोग लद्दाख के नाम से जानते हैं। और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में पोमाडाबी नहीं, यहाँ पे क्या जाना जाता है, ये पोमाडाबी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए झूमिंग होना चाहिए, झूम खेती के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, पोमाडाबी भी कहाँ के हैं, ये भारत के एक राज्य है, राज्य का नाम है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में पोमाडाबी के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत में भी कई राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे सही हो जाएगा कि इंडोनेशिया में मलेशिया है, इसका यहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि है उसको हम लोग लद्दाख के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, उपयुक्त में से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या सर्वाधिक उन्होंने नहीं पूछा है,
गौर फरमाएं यहाँ जरा। महाद्वीप में पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि पूछा है, जनसंख्या सर्वाधिक नहीं पूछा है। जनसंख्या किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, ये हमने पूछा है। तो जरा आंसर सोच समझ के दीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका यहाँ पे सही आंसर है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो ये है अफ्रीका में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है वो कहाँ पे, अफ्रीका में है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं, इसके बाद का जो नंबर आता है वो आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और फिजी, ये जगहों पर देखने को मिलता है कि इसके बाद से ज़्यादा वृद्धि ही देखने को मिला है। अफ्रीका में कितना जनसंख्या वृद्धि देखने को मिला था, तो 2.5, कितना, 2.5, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। और एशिया का मैं बता दूं, एशिया का 0.9 है। ठीक है, 0.9 मतलब क्या, परसेंटेज में है ये। ठीक है, ये परसेंटेज में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अफ्रीका से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुआ देखने को मिला है, अफ्रीका में। अच्छा, ये आंकड़ा कब का है, ये 2015-20 का रिपोर्ट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन का प्रेरक कारक नहीं है। प्रवासन मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखिए। पहले बताइए पहले कि प्रवासन क्या होता है। प्रवासन मतलब होता है कि किसी वजह से, चाहे मजबूरी या जो भी रहा हो, एक स्थान से उठ करके किसी और स्थान चले जाना, एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह चले जाना, बस जाना, वहीं पर अपना जो सर करना, उसी को क्या कह सकते हैं, प्रवासन कर सकते हैं। ये हो सकता है एक देश, एक राज्य, कोई एक शहर, एक गांव से उठ के दूसरे गांव चला जाए। यह हो सकता है एक शहर से उठ के दूसरे शहर चला जाए, या हो सकता है कि गांव से एक राज्य से उठ कर कोई दूसरा राज्य चला जाए, या फिर कोई अपने देश से कोई छोड़ करके कहीं और देश चला जाए। तो ये सब क्या है, प्रवासन है, कि और जाके प्रवास करना शुरू कर दें। ठीक है, तो बताने से कौन सा कारक नहीं है, ये किस कारण नहीं हो सकता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पानी की कमी। तो ये तो सही लग रहा है कि पानी की कमी होगा तो प्रवासन जरूर, जाहिर सी बात है, हो सकता है। अब पानी रहेगा नहीं तो क्या करेंगे, वो जगह पर रह करके कहाँ से क्या करेंगे, तो हो सकता है प्रवासन के ये वह कारण होगा। चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा, ठीक है, और बेरोजगारी और महामारी। तो देखेंगे यहाँ पर कि बेरोजगारी और महामारी जब होता है तो हम लोग जगह को छोड़ते हैं। अगर एक्चुअली हम देखते हैं कि बेरोजगारी की जब होता है तो बहुत सारे गांव के लोग छोड़ करके चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए, तो ये तो प्रवासन का एक कारक है ना। लेकिन देखें चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा, अगर ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा जो है उसकी वजह से लोग प्रवास कर जाते हैं, ये बहुत कम देखने को मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होना चाहिए, मतलब सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्षारोपण कृषि का विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्षारोपण कृषि की विशेषता नहीं है। ध्यान दिया कीजिए कि पूछा गया है नहीं है, ठीक है, और वृक्षारोपण कृषि पर ध्यान दिए। 2 पॉइंट को पकड़ना, एक तो वृक्षारोपण कृषि और एक नहीं वाला पॉइंट पर। ठीक है, जब नहीं कहता है तो नहीं को हटाइए, और कौन सी कृषि वृक्षारोपण कृषि की विशेषता है ये देखना चाहिए। ठीक है, और वृक्षारोपण कृषि क्या है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोपण कृषि। क्या बोलते हैं, रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि। इसी में देखेंगे आप चाय, इसी में देखेंगे आप चाय, कॉफ़ी, केला, है ना, लीची, काजू, ये सभी क्या है, ये सभी रोपण कृषि के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि वृक्षारोपण कृषि की विशेषता कौन सा नहीं है, तो फिर देखेंगे कौन है। तो देखेंगे कि कौन सा है, तो ये बड़ा पूंजी निवेश, तो ये तो है। ठीक है, ये बड़ा पूंजी निवेश की जरूरत पड़ता है रोपण कृषि में। प्रबंधक की और तकनीक की सहायता, तो प्रबंधक का और तकनीक की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। एकाधिक फसल विशेषज्ञता, तो ये पॉइंट क्या है, यहीं पर ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, ये वृक्षारोपण कृषि की विशेषता नहीं है। हाँ, यही चीज़ रहता है यहाँ पे, ये पॉइंट लिखा रहता, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा रहता, वो पॉइंट, ये पॉइंट रहता एकल फसल विशेषज्ञता, तो पॉइंट सही हो जाता, एकल फसल विशेषज्ञता। लेकिन यहाँ लिखा हुआ एकाधिक, एकाधिक मतलब एक से ज़्यादा फसल की विशेषज्ञता होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। एक फसल की विशेषता यहाँ पे जरूरी होता है, क्योंकि हम बहुत बड़े क्षेत्र में लगाते हैं और एक ही फसल लगाते हैं। जैसे कि जो रोपण कृषि में देखेंगे चाय लगाएं तो पूरे बागान में जहाँ तक देखें चाय ही लगा हुआ है,
कॉफ़ी है तो कॉफ़ी ही लगा हुआ है, किसी और चीज़ को वहाँ पर खेती जरूरत नहीं है, तो फिर हम एकाधिक एक से ज़्यादा फसल विशेषता प्राप्त होंगे क्या कर लेंगे। तो यहाँ पे ये विशेषता नहीं है कि एकाधिक फसल विशेषता होना चाहिए, हाँ एक एकल फसल विशेषता होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। इसमें और क्या मैं बता दूँ, चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में से बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा जनसंख्या के कार्यशील वायु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि कार्यशील वायु वायु लिखा गया ना, सॉरी यहाँ पे वायु नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको काट दीजिए, आयु वर्ग कर दीजिए। वायु वर्ग कब काम करने लगा, तो यहाँ पे होना चाहिए कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी काम करने वाले जो ग्रुप होते हैं वो कौन सा ग्रुप करते हैं। ज़्यादातर काम तो सभी करते हैं, लेकिन जनरली देखा जाए कि जो कार्यशील में लगे होते हैं वो कौन लगे होते हैं, ये 55 से 65 वर्ष होगा, या फिर 15 से 59 वर्ष होगा, या फिर 15 से 35 वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही देखेंगे, जो सही आंसर है वो है आपका 15 से लेकर के 59 वर्ष। ठीक है, इन्हें हम लोग कार्यशील वायु वर्ग में देखते हैं, या फिर इसका प्रतिनिधित्व करता है 15 से 59 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, सवाल है निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है, इस पॉइंट को पकड़िए, क्षेत्र नहीं है। ठीक है, और इसको पॉइंट को पकड़िए विरल के बारे में। अगर ये दो पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आंसर आपको गलत आएगा। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखेंगे कि विरल और जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या है, अटाकामा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले विरल तक समझिए क्या होता है। विरल मतलब बहुत मुश्किल से वहाँ पर जनसंख्या देखने को मिलती है, या फिर बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलती है, या ना के बराबर या थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, उसे विरल कहते हैं, बहुत मुश्किल से मिल जाए। जैसे बोलते हैं बहुत जो कोई तेज स्टूडेंट होते हैं तो कहते हैं विरले ही मिलते हैं ऐसे स्टूडेंट, तो वही है विरल। विरल तो बहुत कम जनसंख्या, तो वो क्षेत्र कौन सा है। तो अब देखेंगे कि क्षेत्र नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो दक्षिण पूर्व एशिया है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। बाकी अटाकामा में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अटाकामा और भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल कौन सा ही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखते हैं। विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती हैं। विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती हैं। 25.7%, 59.5%, 17.2%, या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो चलिए फिर इसका जवाब दीजिए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हो जाएगा आपका, अफ्रीका की बात हो रही है तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17.2% हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, बाकी 59.5% है वो एशिया का है। किसका है, एशिया का, एशिया का। ठीक है, और ये किसका है, ये अफ्रीका का है। ठीक है, और 25.7 किसी का नहीं है, तो ये हटा दीजिए, ये किसी का नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना था। ठीक है, तो फिर ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है और फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपके लिए, सिर्फ तो बस एक लाइक कर देना और क्या करना है। तो अगर इतना कर देंगे मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात होगा, आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो लाइक कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।